नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर हम अपने देश के समाज के इतिहास को पलट कर देखें तो एक बात साफ समझ में आती है कि हमारे संस्कृति में विचारकों का सर्वोच्च स्थान हमेशा से रहा है। और वो विचारक जरूरी नहीं है कि राजनीतिक हो। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और देश को एक नई ऊर्जा से भर दिया, एक नई दिशा दी। डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सोच के साथ एक संकल्पना की कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होगा। सावरकर, जिन्होंने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद इस देश को समझाया। गांधी, जिन्होंने अहिंसा और सत्य के बूते पे दुनिया में क्या संभव है उसकी छवि, उसकी शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई। वैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने पूरे जीवन हमारे समाज की कुछ कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और संविधान के माध्यम से उस लड़ाई को जीतने का तरीका, समाज में जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए संविधान के माध्यम से कानून बनाकर इस देश को, हमारे सामाजिक न्याय को एक नई दिशा देने का काम किया। लेकिन दोस्तों, समस्या ये आती है कि आज के जो हमारे राजनेता हैं वो अगर अध्ययन ठीक से करें तो उनकी बातें ज्यादा तार्किक होंगी और सही मायने में जिसको विषय की समझ होगी वही विषय का नेतृत्व भी करेगा। ये हमेशा से होता रहा है। लेकिन आजकल अंबेडकर जी की जयंती पर एक फैशन बन गया है, पिछले लोकसभा चुनाव से ही बल्कि, कि एक लाल रंग की छोटी डायरी राहुल गांधी जी लेके घूमते हैं। आज मेरा मन किया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रिलेशनशिप के बारे में, उनके बीच में क्या घटनाक्रम हुआ उसके बारे में, उस विषय के बारे में भी अपने विचार आपके सामने व्यक्त करो। एक बैकवर्ड नेता के कद को, और शायद यही कारण था कि जिस संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हम उनको आज जानते हैं, अगर नेहरू परिवार का बस चलता तो शायद अंबेडकर जी उस संविधान सभा के सदस्य नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपनी सीट हार गए थे। खैर, गांधी जी के समझाने पे, मनाने पे अंबेडकर जी को एक विद्वान पुरुष के रूप में संविधान सभा में स्थान भी मिली और उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया भी। लेकिन पूरे ड्राफ्टिंग प्रोसेस में और उसके बाद भी नेहरू जी और अंबेडकर जी के बीच के मतभेद निरंतरता से चलते रहे। और मतभेद किस विषयों पे थे? मूल विषय, जैसे अंबेडकर जी समता मूलक विचारों वाले थे। वो चाहते थे कि किसी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव न हो, न जात के नाम पर न धर्म के नाम पर। तो अंबेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर थे और नेहरू जी हिंदू कोड बिल के। मुसलमान भाइयों के लिए अलग लॉ, हिंदू भाइयों के लिए अलग लॉ, ये मतभेद का विषय बना। बाद में चलकर धारा 370 और कश्मीर को विशेष प्रावधान देने के विषय पे दोनों के बीच में मतभेद रहे। भारत का इंटरनेशनल व्यू कैसा रहा है उसके बारे में मतभेद रहे। अन्य ऐसी छोटी बड़ी कई विषयों पर लगातार इनके मतभेद बनते रहे। एक समय ऐसा आया कि अंबेडकर जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इकोनॉमिक जानकार नेहरू जी के सरकार में शायद थे, पर उनको कभी भी फाइनेंस या कोई बड़ी पॉलिसी डिसीजन वाली मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी नेहरू जी ने दिया ही नहीं। बल्कि एक ऐसा भी प्रकरण है कि नेहरू जी जब विदेश यात्रा पे थे तो उनको एक कमिटी का, अंबेडकर जी को एक फाइनेंशियल रिलेटेड कमिटी का सदस्य बना दिया गया उनके एब्सेंस में, और नेहरू जी जैसे ही वापस लौटे तो अंबेडकर जी को वहां से बाहर किया। और शायद इन मतभेदों का ही परिणाम था कि अंबेडकर जी ने फेडअप होकर अंत में नेहरू जी के कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। राहुल गांधी जी कई बार ये भूल जाते हैं कि जितना पढ़ने लिखने में उनको रुचि की कमी है, आम भारतीयों को ऐसा नहीं है। आम भारतीय जानता भी है, समझता है, और नहीं जानता है तो जानने की इच्छा रखता है। और आजकल डिजिटल एज में तो गूगल और चैट जीपीटी की दुनिया में ये कोई कठिन बात नहीं। तो राहुल गांधी जी को याद दिलाने के लिए मैं इसको दोहराता हूँ। संविधान बनने के साथ साथ सबसे पहला संशोधन क्या आया और किसने लाया? संविधान बदलने की बात हो रही है तो पहला अमेंडमेंट, पहला संशोधन माननीय नेहरू जी ने लाया, ये तय करते हुए कि चुनाव नहीं होगा, चुनाव के बिना ही सरकार चलेगी। चलिए, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ के नेहरू जी ने तो ये एग्जाम्पल सेट किया, आगे बढ़ के इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने संविधान बदला, 38th और 39th अमेंडमेंट, जिसके तहत उन्होंने पहले देश पे इमरजेंसी लगाई, कॉन्स्टिट्यूशन को निरस्त किया और फिर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया कि कोर्ट भी उनके किए गए निर्णयों को रिव्यू नहीं कर सकता, उस पे केस मुकदमा नहीं चल सकता। जो उन्होंने कर दिया वो कानून से भी ऊपर है। आगे बढ़िए। उसके बाद 88 बार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 88 बार कांग्रेस ने संविधान की हत्या करते हुए इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स को हटाकर प्रेसिडेंट रूल लगाया। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि हम कांग्रेसी संविधान के रक्षक हैं, तो क्या सोचते हैं? क्या उनको लगता है कि किसी को इतिहास पता नहीं है या रुचि नहीं है? राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये बिहार में खास करके जो आप बोले, ठीक से पढ़कर समझकर तब विषय रखें, क्योंकि बिहार जो है राजनीतिक स्टेट है। यहाँ पे लोग बुद्धिजीवी भी हैं, राजनीतिक भी हैं और जिज्ञासु भी हैं। तो आपके मुंह से संविधान के विषय में कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि मंच पे ही आपको कोई टोक दे। 1955 में काका कालेलकर कमीशन बनी और उसकी रिपोर्ट आई, जिसको कभी नेहरू जी ने ओबीसी वर्ग के हित में लागू नहीं होने दिया। 1961 में नेहरू जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक लंबा भाषण दिया कि रिजर्वेशन मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है, रिजर्वेशन लाने से सामाजिक न्याय नहीं, समाज के स्तर में निर्णय के क्षमता में गिरावट आएगी। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई ओबीसी राइट्स के बारे में, तो इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल ठंडे बस्ते में सड़ाया। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में जो अपना परफॉर्मेंस दिया, उसमें सबसे लंबा रिकॉर्डेड भाषण माननीय राजीव गांधी जी का 2.5 घंटे का भाषण, वो भाषण था रिजर्वेशन लागू होने के खिलाफ, मंडल कमीशन के खिलाफ। उन्होंने 2.5 घंटे पार्लियामेंट में भाषण दिया, जिसके रिकॉर्ड उपलब्ध है, गूगल करके निकाल लीजिए।